सबसे पहले बात टैक्स की जो स्लैब्स थे उनको लेकर एक खुशखबरी आई है। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है इसका आकलन हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं भी हो सकती सबके लिए। पहली बात यह कि कोई 2 लाख की जो टैक्स की सीमा थी, जिस पर पहले 2 लाख पर टैक्स नहीं लगता इनकम टैक्स, वो अब 2.5 लाख हो गई है। और यही नहीं, 2.5 लाख से 3 लाख हो गए सीनियर सिटीजन के लिए। उसके साथ साथ होम लोन पर जो आपको टैक्स की छूट मिलती थी उसका दायरा थोड़ा बढ़ गया है। और 80C जो 1 लाख तक के आपके निवेश होते हैं उस पर दायरा थोड़ा बढ़ गया है। उस सब का क्या फायदा होगा कुलदीप कुमार, आपको क्या लगता है कितना बड़ा वो योगदान होगा हर आदमी की इनकम में? क्योंकि बात की जा रही है कि महंगाई से तो निजात मिल नहीं रही, थोड़ी इनकम ही बढ़ जाए। देखिए, जो लोग 5 लाख तक इनकम जिनकी है उनको स्लैब का जो बेनिफिट है वो 5150 का है। अगर वो 80C की और उनके बाद अगर हाउसिंग इंटरेस्ट की डिडक्शन का भी बेनिफिट उठाते हैं तो उनको टोटल फायदा 13,090 रुपये है सालाना। और ऐसे जो 10 लाख तक इनकम जिनकी है, अगर वो सारी टैक्स छूटों को लेते हैं, 80C की, स्लैब बेनिफिट और हाउसिंग इंटरेस्ट का, उनका जो बेनिफिट है वो 25,750 है। और जो 1 करोड़ से नीचे कम जो जिनकी अर्निंग है और 10 लाख से ज्यादा है उनका वायदा 36,050 और 1 करोड़ से ज्यादा वालों का 39,655 है। तो आप फायदा इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 80C की छूट देखें उसमें ढेर सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं। आप बच्चों के स्कूल की फी देते हैं, अगर आप अपना हाउसिंग लोन लिया उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं, अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लेकिन लोगों को टैक्स की छूट बढ़ेगी। ऐसा लग रहा है कि आंकड़ों के जरिए कि बहुत कुछ सरकार ने दिया है, हर चीज की सीमा थोड़ी थोड़ी बढ़ाई है, लेकिन जब आप वाकई 80C की सीमा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क यहाँ शायद उपभोक्ताओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं होगा। उनके पास शायद देने के लिए सीधा कुछ था नहीं। लेकिन एक चीज हमें नजर नहीं है कि जो टैक्स का दायरा आप कैसे बढ़ाएंगे। जैसे कि पुरंजन जी ने बात किया कि आप डिसइन्वेस्टमेंट से करेंगे, और जैसे कि ब्लैक मनी को टैकल करेंगे, आप जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनसे आप कैसे टैक्स बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो चेंजेस है सिर्फ टोकन नहीं है। और जो कि एक और सवाल, आपको लगता है कि सब शर्तीला फायदा है? अगर आप होम लोन ले चुके हैं, अगर आपकी जो उसकी ब्याज की सीमा है वो 2 लाख तक है, जरूरी नहीं सबके पास इतना बड़ा घर हो कि उसकी ब्याज 2 लाख हर साल दे रहे हो। इसके अलावा अगर आप 1 लाख की जो सीमा है उसमें आप इन्वेस्ट करें, इन्हें आप इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में डालें, तब आपको सब फायदे मिलेंगे, वरना आपके लिए फायदे नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल ठीक है। कम से कम जो हायर इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग मिडिल क्लास है, अर्बन वाला, उनको सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं हाउसिंग इंटरेस्ट पे आपको थोड़ा सा एक जरा चीज बता दूं। अगर आपको जो हाउसिंग इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है उसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस आपको 3 साल में पूरी करनी होती है। अगर आप 3 साल में वो कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करते हैं तो आपकी छूट केवल 30,000 ही होती है। तो हमें ये हमने फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा कि उनको तो इस छूट का फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं सब में करीबन डिले है। तो जिनकी 3 साल में जिनकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हो रही तो उनको इस छूट का वैसे भी कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। और इस वक्त हमारे साथ उद्योग जगत से और अन्य क्षेत्रों से बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेश त्रेहान, जाने माने डॉक्टर हैं। उनके लिए बजट में क्या है? त्रेहान साहब, इस बजट को आप कैसे आंकते हैं? मोदी सरकार का पहला बजट आपकी इंडस्ट्री के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए, आप यहाँ क्या कुछ देखते हैं? इसमें जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं, इसमें जनता का काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक तो जो फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम करी जिससे आप लोग अपना चेकअप करा सकें और कई चीज़ों के लिए फ्री दवाइयाँ मिलेंगी, तो इससे जनता को बहुत राहत मिलेगी एक तरफ से। दूसरा ये है कि अगर जो इलाज जल्दी हो जाएगा तो उनको हॉस्पिटल में जाने की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े। तो ये तो एक अच्छा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। दूसरा उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि 4 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरीके के और बनाए जाएंगे। 6 बन चुके हैं और 4 और बनाए जाएंगे, और आने वाले 5 साल में हर स्टेट के में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट होगा। तो इससे जो लोगों को आज परेशानी है कि दूर दूर से दिल्ली आना पड़ता है या बड़े शहरों में जाना पड़ता है अपना इलाज कराने, उनके लिए बहुत राहत हो जाएगी। तीसरा उन्होंने बहुत जो अच्छा कहा कि पीपीपी मॉडल के जरिए, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो हमने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बात करी है जी, कि हर एक हिंदुस्तानी को हेल्थ केयर मिलेगी आने वाले टाइम में, उनके लिए ये मार्गदर्शन है। और मेरे को लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल में हिंदुस्तान के स्वास्थ्य की कंडीशन रेडिकली बदल जाएगी। तो मैं इसीलिए
वित्त मंत्री को एक्चुअली मैं काफी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हेल्थ के लिए बहुत अच्छा किया है और ये सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो हेल्थ के लिए तो अच्छा किया, लेकिन नेशन की सेहत, अर्थव्यवस्था की सेहत पर कितना कुछ असर पड़ेगा इस बजट का? प्रवीण आप कुछ कह रहे थे और फिर मैं प्रवीण जी से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी वो मैं देख रहा हूँ नेट में कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी को क्या कहना है, ये भी थोड़ा बहुत सुन लीजिए। वो कह रहे हैं ये बजट सिर्फ उद्योगपति के लिए है, ये सामाजिक क्षेत्र जो कांग्रेस जी जो किया वही नकल किया ये सरकार। और ये कहा, भवाम दल ने कहा ये जो विदेशी निवेश FDI ये किसी का हमारे देश का समस्या का समाधान नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी ये भी कहा कि ये सुपर बजट इज ए डिजास्टर। मैं सिर्फ दे रहा, क्या कहा लोग और कुछ नहीं। प्रवीण जी, यहाँ जो बात PPP इन्होंने कई बार कहा, ये क्या माजरा है? क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? जहां तक नए एम्स और नए IIT और IIM खुलने की बात है, आप भी एक अर्थशास्त्र होने के अलावा आप एक शिक्षक भी है एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में, JNU में। एक यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत वक्त लगता है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने में बहुत वक्त लगता है। हम 50 खोल लें या हम जो है उनको अच्छा बनाएं? देखिए, जो अभी हैं उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसको बेहतर बनाते हुए अगर कुछ आप और खोल सकते हैं तो आप अवश्य करें। और ये लेकिन समस्या जो है पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे, चाहे स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के नाम पे, और उसमें जो है एक बिना पूरी तैयारी के आप उस पर चले जाते हैं। लेकिन जो मूल बात महराज, जो अर्थव्यवस्था को लेकर आपने कहा, अर्थव्यवस्था की 3 सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? नंबर 1, जो रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारा है वो खटाई में पड़ा हुआ है। और अगर ऐसा मतलब सबका मानना है कि वो ग्रोथ रेट को लेकर बड़े लोग चिंतित होते हैं, उस पर जो है इस बजट से कोई असर नहीं होगा। इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन का जहां तक सवाल है, उस पर कोई असर नहीं होगा। इन्फ्लेशन, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो अगर आप बड़े जो मुद्दे हैं आपकी अर्थव्यवस्था के सामने, अगर उसको मद्देनजर रखें तो इस बजट के माध्यम से कहीं कोई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो महंगाई फंड है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 500 करोड़ का, उसका भी असर क्या है? उस पे हम लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ सलमान सोज जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अभी प्रंजॉय हमें बता रहे थे कि कांग्रेस ने इस बजट को डिजास्टर बताया है, क्या सही है? क्या कांग्रेस ऐसे ही सोचती है? सलमान, देखिए, मैं कहता हूं कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से कि बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन में और उसके बाद जब गवर्नमेंट बनी, एक बहुत एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मुझे याद है कि जेटली जी ने कहा था कि हम इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख से 5 लाख कर देना चाहिए, और अब देखिए उन्होंने क्या किया। लेकिन मुझे असली ये लगता है कि जो ओवरऑल एक डायरेक्शन होती है, मैं एक टीवी शो में था, उन्होंने कहा ये डायरेक्शनल बजट होगा, इसमें हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट इस मुल्क को कहां ले जा रही है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मल्टी डायरेक्शनल बजट होगा, इधर भी उधर भी, इधर थोड़ा सा, इधर 100 करोड़ उधर 100 करोड़। मेरे ख्याल में एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट को इतना बड़ा मैंडेट, सरकार अर्थव्यवस्था को इतनी बुरी स्थिति में छोड़कर गई कि करने के लिए ज्यादा स्कोप ही नहीं था। नहीं, अगर देखिए, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें ये आपको दिखेगा कि जो इन्होंने कैंपेन के दौरान कहा कि भाई सब खराब है, तो कल के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो गवर्नमेंट की है, जो बीजेपी गवर्नमेंट की है, कहते हैं कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं है। आपके एग्रीकल्चरल ग्रोथ 4.7% है, आपके सर्विस सेक्टर ग्रोथ सिर्फ चाइना से कम है, मैन्युफैक्चरिंग में हाँ आपकी कमी है, कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज में आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन अब गवर्नमेंट कह रही है 5.4% to 5.9%। नरसिम्हा राव साहब बैठे हुए, उनसे राव साहब आपको क्या लगता है, ये जो पहले प्रवीण झा साहब ने बात की कि बड़े बड़े मुद्दे, महंगाई, ग्रोथ रेट जिसको लेकर नौकरियों की बात की जाती है, तमाम मुद्दे उन्होंने कहा कि इससे सॉल्व होते नजर नहीं आ रहे, क्या कहना है आपका? मैं इससे एक्सेप्ट नहीं करता हूं, क्योंकि एक तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो एक्साइज ड्यूटीज में जो रिहाई दिए गए, कस्टम्स में जो घटा क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वो लिफ्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनिक ऐसे कई सारे पिक्चर ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कई सारे। सो आई थिंक ये बिल्कुल एक प्रॉपरली एनालाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है। वो एक्साइज ड्यूटी कट्स, कस्टम्स ड्यूटी कट्स, उससे बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, जब निवेश होगा, जब FDI आएगा कई सेक्टर्स में, क्या FDI इन डिफेंस आएगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? सबसे बड़ा UPA के साथ एक सबसे बड़ा कमी ये रही, ग्रोथ रेट कम रहा और उसके साथ साथ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है।
जो भी ग्रोथ हुआ 4-5% का विदाउट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हुआ है, लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता है ग्रोथ भी बढ़े, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। बट लेकिन एक सवाल जो सलमान ने उठाया कि जब वित्त मंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे अरुण जेटली, तो वो 5 लाख तक के एग्जेम्पशन की बात करते थे। अब जो वित्त मंत्री बन गए हैं तो सिर्फ आधा ही किया है, 2.5 लाख ही किया है। देखिए, जो इन्होंने जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो भी इन्होंने जो भी कंसेशंस दिए हैं, उसमें कम से कम सरकार को 22-23 हजार करोड़ का घाटा हो रहा है। तो सबसे बड़े मैं आपको बधाई इस बात का देना चाहता हूं, ये देश के लिए ये अच्छे दिन आए हैं। सबसे पहले आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है और कुछ हद तक राहत दिया गया, डायरेक्ट टैक्सेस में हो, सर्विस टैक्स नहीं बढ़ी है, तैयारी है। हम चल रहे हैं CII सुबोध भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टाटा कम्युनिकेशंस के प्रमुख। सुबोध जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है ये बजट वाकई ग्रोथ की बात कर रहा है, महंगाई को काबू में लाने की बात कर रहा है? अगर छोटे शॉर्ट टर्म में कोई रियायतें ना भी मिले, क्या लॉन्ग टर्म के लिए आपको लग रहा है कि ये बजट और या ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट कुछ इशारे करता है अच्छे दिनों के? जहां तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, मैं समझता हूं कि ये बहुत डेफिनेटली एक डीप रिफॉर्म्स की तरफ संकेत है कि जिस तरह से कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात एलोकेशन हुए हैं या जो प्रावधान हैं वो बहुत वेलकम है। पर शॉर्ट टर्म में जो एम्प्लॉयमेंट को रिजुविनेट करना है या इकोनॉमी को ग्रोथ देना है, वो शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूं इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिससे कि जो कई 100 प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर में सरकार के रुके पड़े हैं उनको किसी तरह से रिवाइव किया जाए, जिससे कि इकोनॉमी में इमीडिएट ग्रोथ के वाइब्रेशंस आए और इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो। तो एक लॉन्ग टर्म वेरी सर्टनली इट्स ए क्लियर डायरेक्शन ऑफ डीप रिफॉर्म्स। शॉर्ट टर्म आई थिंक द इकोनॉमी वुड बी समवॉट डिसअपॉइंटेड एंड ऑल्सो देयर सीम्स टू बी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया है, जैसे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक तरह से पॉपुलिस्ट मेजर है कि हर एक को कुछ ना कुछ दे दो, IIT, IIM 100 करोड़ इधर, 50 करोड़ उधर। ये कुछ लगता है कि फोकस इससे बहुत डाइल्यूट हो गई। सुबोध जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर जो मुद्दा था, जिसके लिए प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे उनकी बहुत बुराई की गई, उसके बाद सरकार की बुराई की गई कि किसी के भी टैक्स के मैटर खुल सकते हैं पुराने सालों के, और उम्मीद की जा रही थी कि नई सरकार ये ड्रैकोनियन कहें या जो भी कहें, अनफेयर कहें, पक्षपातपूर्ण रवैया कहें या इसका इस्तेमाल करने लायक चीज कहें, वो रोक देगी ये सरकार। लेकिन उस पर उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है, वित्त मंत्री ने उसको जो का तो छोड़ दिया एक तरह से। क्या उद्योग जगत को इससे निराशा होगी? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना सरकार का अधिकार है, पर वो उस अधिकार को इस्तेमाल जहां तक हो सकेगा नहीं करेंगे। तो इससे उद्योग को कुछ तो साथना मिलनी चाहिए कि आगे जिस तरह से कि फील्ड लेवल पे लोगों ने हैरेसमेंट शुरू किया था, और आगे ये भी उन्होंने कहा कि एडवांस रूलिंग होगी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, सेटलमेंट कमीशन होगा, या अगर कोई कार्रवाई होगी तो उसको बहुत सीनियर लेवल पर रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स में काफी स्टेबिलिटी और सुधार आने का संकेत है, और मैं आशा करूंगा कि इसको वो एक इफेक्टिव रूप में इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे कि टैक्स का जो हैरेसमेंट है रिट्रोस्पेक्टिव या और तरह से वो कम हो जाए या हट जाए। जी, और इसका क्या असर होगा वाकई कॉर्पोरेट्स पर? जो संदेश की उम्मीद उद्योग जगत कर रहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को या टैक्स टेररिज्म जिसे कई लोगों ने कहा, उसे सरकार वापस लेगी। अनीता, आपको लगता है कि यहाँ एक बोल्ड संदेश देने से चूक गए हैं वित्त मंत्री? नहीं, मेरे हिसाब से जो वित्त मंत्री इस समय कर सकते थे उन्होंने काफी कुछ करा है, इन द सेंस कि जो एक इनहेरेंट राइट है उसको तो वो छीन नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट बहुत सोच समझ के करेंगे, अगर करेंगे फ्यूचर में। और इसके अलावा जो 2012 में जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था उसके बेसिस पे जो सारे केसेस खुल गए थे, उन्होंने बोला उन सारे केसेस के लिए हम एक कमिटी बनाएंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत क्लियर मैसेज दिया है कि हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करना चाहते हैं और जहां पर हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। और तीसरी चीज उन्होंने ये भी मैसेज बहुत क्लियर दिया हुआ है कि भाई हम टैक्स सर्टेनिटी लाना चाहते हैं यहाँ पे, ताकि बिजनेसेस
टैक्स सर्टेनिटी जानते हैं तो वो अच्छी तरह से बिजनेस कर सकते हैं अपना। तो टैक्स टेररिज्म को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करी है। अभी सुबोध कह रहे थे कि पॉपुलिज्म भी उनको इस बजट में दिख रहा है, 50 करोड़ इधर, 100 करोड़ इधर, तो क्या आप समाज का हर हिस्से को, हर वर्ग को थोड़ा बहुत खुशी करने की कोशिश किया, ये अलग बात है। सब लोग इतना कम आपने दिया, लोग नाखुश भी हो सकते हैं, मगर अलग बात ये जो रेट्रोस्पेक्टिव के बाद अभी भी जो अनिता जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। आप जो उन्होंने नाम नहीं किया, जो विवादित जो विषय है वो वोडाफोन है। 20,000 करोड़ भारत के सबसे बड़ा टैक्स विवाद, आप वोडाफोन से 20,000 करोड़ मांग रहे हैं। अब तो वो समस्या का तो कुछ समाधान नहीं हुआ। आप तो कोशिश किया कंसिलिएशन, फिर वोडाफोन जाएगा, हम विदेश में जाएगा। अब एक नया समिति गठन किया गया, हाई लेवल कमिटी, वही देखा जाएगा। वोडाफोन ऐसे 2-4 और केस भी हो सकता है। और इन्होंने जो कहा कि 2012 में जो प्रणब मुखर्जी ने किया था वो हम भविष्य में ऐसे ऑर्डिनरीली हम नहीं करेंगे। बस उद्योग जगत चाह रहे थे ये जो आयकर कानून का जो 19 सेक्शन 19 ये वापस ले लेंगे, वो नहीं लिया इन्होंने। लेकिन एक संदेश जरूर दिया है कि भविष्य में इस पे जी इस पर आपको कुछ कहना है, क्योंकि इमेज भारत की कही जा रही थी कि बिगड़ रही है विदेशों में, निवेशकों को लेकर कंपनियां सोच रही हैं भारत नहीं जाएंगे भाई, हम निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 1960 का या 1980 का मैटर निकाल के हमारे खिलाफ नोटिस देने लग जाएंगे। वो वैसे का वैसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन इस सरकार को लेकर और इनकी नीयत को लेकर आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि न डोमेस्टिक इंडस्ट्री में या फॉरेन इन्वेस्टर्स में इस प्रकार की कोई शंका है। और इस प्रकार के कदम उठाना आई थिंक सरकार ने यही संकेत दिया मेरे समझ में कि हम कोई जल्दबाज में ऐसा नहीं करेंगे ताकि ये ना दिखे कि किसी को इससे बचाने के लिए किसी तरह के कदम उठाया गया। एक वेरी सेंसिबल, मेरे ख्याल से बहुत सेंसिबल, सोच समझकर एक कदम चलने वाली बात है कि एक स्टेटमेंट करके तुरंत हम इसको विवाद को खड़ा कर दें, खत्म कर दें, ताकि इस तरह का आरोप लग सके। लेट इट गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस, वो प्रॉपर प्रोसेस होगा। और इस सरकार को लेकर किसी को इस प्रकार की शंका नहीं है, तो आने वाले दिनों में इस प्रकार की कोई विवाद उत्पन्न होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। मेरा बस एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह निवेश को लेकर, निवेश को जो यहाँ आने में हिचक है वो इसलिए नहीं है कि ये प्रावधान वहां पे है, ये कस के एग्जैजरेटेड एक परसेप्शन है कुछ हलकों में। समस्याएं काफ़ी गहरी हैं, मसलन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, निवेश क्यों नहीं आता है। आप देखेंगे कि आपका जो कैप्टिव पावर और ग्रिड पावर के बीच में डिफरेंस है 1 गुना 3 का है। आपको आप अगर दिल्ली में ग्रिड पावर नहीं दे सकते हैं, जहां आपको कैप्टिव पावर के भरोसे अपनी इंडस्ट्री चलानी पड़ती है, तो ये जो एक पूरा फैक्टर है ना, जिसको हम कहते हैं कि साहब इसकी वजह से निवेश नहीं आता। कितना एड्रेस किया गया है इस बजट? बहुत कम। एक तो वो सब मुद्दे जो हैं, अब ये कह सकते हैं जैसा बराबर जीवी कह रहे हैं कि भाई ऐसा पैसा ही नहीं तो हम देंगे कहां से। लेकिन मूल बात सुनिए रिचा नहीं, जितना किया गया ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, उसको जो है एग्जैजरेट करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक सोशल सेक्टर को लेके कई एक्सपेंडिचर और मुद्दे हैं, उसमें आप देख रहे हैं मसलन नरेगा को लेके क्या है, नॉमिनल टर्म्स में 364 करोड़, अभी मैं आंकड़ा देख रहा था, उतना बड़ा, यानी कि रियल टर्म्स वो नीचे गया है। फूड सिक्योरिटी में नॉमिनल टर्म्स वो जहां का वहां है। उसके अलावा फर्टिलाइजर सब्सिडी निश्चित तौर पर 5,000 करोड़ बढ़ा है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को लेके देखें, नरेंद्र मोदी साहब की चिट्ठी थी जब वो फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हो रहा था कि ये क्या मजाक हो रहा है, इतना कम एलोकेशन क्यों हो रहा है, इसमें तो 2 जून खाना नहीं होगा। उन्हीं की सरकार है अब। तो आप उस फूड सिक्योरिटी में जो आवंटन करना उस समय जो करना चाहते जब आप विपक्ष में थे, क्यों नहीं आप करने का प्रयास कर रहे हैं?